सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया और सत्यप्रकाश मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार दिखा दीजिए कैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था अब हो गए हैं। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2000 अगर आप देखिए तो अब 25 में जाकर 11 साल आपकी शासन, और पीएम ने भी चर्चा की कि कैसे 26 मई को ही पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। बहुत सारी कामयाबियां एक तरफ है, ऑपरेशन सिंदूर दूसरी तरफ है, लेकिन विपक्ष के सवाल भी बने हुए हैं। इसी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष आज भी सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है। जो डेलीगेशंस वहां पर जाकर बता रही हैं उनके विपरीत उनका यह मानना है कि आप लोग पूरी मार्केटिंग और पैकेजिंग बिहार चुनाव के लिए कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये दुनिया के स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री में मील के पत्थर के रूप में हुआ है। इसको इतनी छोटी चीजों के साथ कनेक्ट करना कि एक राज्य के चुनाव के साथ संबंध है, मुझे लगता है भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य का अपमान करना है। जो हमारे सैनिकों ने और हमारी सरकार ने जो दूरगामी रणनीतिक सोच रखकर कार्य किया भारत के सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए, मैं एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहता हूं। दुनिया में इकलौता मौका है जब किसी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर तक जाकर किसी देश ने स्ट्राइक करने की क्षमता दिखाई है। इसका क्या कोई चुनाव से संबंध है क्या? इसका अगर चुनाव से कोई संबंध निकालता है, और मैं पुनः कह रहा हूं, बड़े जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, चाहे टिम कूपर हो या जॉन स्पेंसर हो, उन्होंने ये लिखा है कि भारत ने संभवतः, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हमें इस बात का पता था कि जो सरगोदा में उनके न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डैमेज कर दिया था, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बना जिसकी वजह से उसने घबरा कर विश्व के तमाम देशों को कांटेक्ट करने का प्रयास किया कि किसी प्रकार से मामला रुक जाए। इतनी बड़ी चीज को अगर कोई चुनाव से रिलेट करने का प्रयास करे तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। इन चीजों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और अंजना जी, मैं एक और बात कहूंगा, चूंकि आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो जिस समय देश आजाद हुआ था सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में चर्चा की बात होती थी वो क्या होती थी? इंग्लैंड, ब्रिटेन। ग्रामीण क्षेत्रों में विलायत शब्द प्रयोग होता था। विलायत शब्द इंग्लैंड के लिए होता था कि साहब ये विलायत से होके आए हैं, विलायती बाबू, ये सब शब्द यूज होते थे। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में, और एशिया में अगर सबसे डेवलप्ड माना जाता था तो जापान माना जाता था। लोग जापानी टेक्नोलॉजी और उसकी बात कहते थे। जापान को हमने पीछे छोड़ा है। तो मुझे लगता है भारत जिस दृढ़ता के साथ, जिस क्षमता के साथ आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर आक्षेप लगाना कहीं ना कहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो राष्ट्र के प्रति उसकी भावना की निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। यह मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा। इसलिए ऐसे समय में सभी दलगत भावनाओं को दूर रखकर, जैसे सारे लोग एक साथ विदेश में गए हुए हैं, जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उसी भाव से हम देश के अंदर भी व्यवहार करें तो अधिक उचित हो। अजय वर्मा जी, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि देखिए ना, आज जब हम लोग देख रहे हैं 11 साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो जलवा है, आप सोचिए कि अब हम लगभग 2025 आते आते मेड इन इंडिया फोन जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं 99.3% है। मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, और वहीं हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब देखते हैं तो वो कहां पर पीछे छूटा हुआ है और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात, हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उस पर तो गर्व विपक्ष को भी करना चाहिए। सारे नेता जो विदेश जा रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं देश में, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। अंजना जी, निसंदेह आप बहुत अच्छी एंकर हैं और 100% आपके साथ देश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जो ये छुपाते हैं, बताते नहीं है, वो भी देश की जनता आपके चैनल के द्वारा जाननी चाहिए। मेरा नमस्कार है सबको। देखिए, भारत की जनसंख्या, सुबह से चर्चा चल रही है, हम दुनिया की जापान को पीछे छोड़ने की बात चल रही है, हम अर्थव्यवस्था बन गई, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन भारत की जनसंख्या 145 करोड़, जापान की जनसंख्या 12.4 करोड़, भारत का क्षेत्रफल है 3287 मिलियन किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 427। जापान केवल 3,77,974 किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 340। भारत की प्रति व्यक्ति आय है
2481 यूएसडी और जापान की है 33,845.48 यूएसडी। हमसे 10 गुना छोटा देश, हमसे 10 गुना प्रति व्यक्ति आय है। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये भी तो फैक्ट्स देखने चाहिए। हमारी तुलना जापान, हमारी तुलना अमेरिका से, चाइना से, रशिया से हो तो समझ में आती है। और निसंदेह हम आने वाले कल में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था अरे की तरफ हम चौथे ले नंबर जाएंगे। पर पहुंचे हैं। यही जापान पहले ऊपर था ना सर, यही जापान तो अजय जी पहले ऊपर था। एक बार जरा जी, मैंने आपको डिफेंस के क्षेत्र में देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट अगर है सर, तो चाहे मोबाइल सेक्टर हो, रक्षा उत्पादन में हम देखिए कहां पर पहुंचे हैं। अगर हम रक्षा उत्पादन में अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम 44,429 करोड़ से सीधा 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए, तो क्या ये उपलब्धियां नहीं है बड़ी? जापान की जनसंख्या छोटी है इसलिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये कहना सही है क्या? सत्यप्रकाश जी जल्दी से कमेंट। अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा जवाब तो ले लीजिए मेरा। बोलिए सिंदूर वाला जवाब थोड़ा बोलिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने कहा आर्मी पे ना कोई क्वेश्चन था ना कोई है। आर्मी को सलाम सल्यूट हमेशा है, लेकिन हम इनकी तरह नहीं है, भाजपा के नेता प्रवक्ता इनके आईटी सेल की तरह। पाकिस्तान इनका हीरो है, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, पाकिस्तान इनका प्रोपोगंडा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश जानता है, विश्व के नेता हैं। रेलवे के टिकटों पे अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम करके। पेट्रोल पंपों पर सेना के जवानों के साथ अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम कर। और तो और हद हो गई, आर्मी के जनरल की ड्रेस पहनकर फोटो छपा रहे हैं। अरे भाई अंजना जी, इससे तो आप रोज युद्ध जिता रही थी, आपका फोटो छप जाता तो लगता कि यहाँ वास्तव में लड़ रही हैं। मोदी साहब कोई बॉर्डर पे युद्ध लड़ने गए थे? ये आर्मी के जवान का होता, किसी का आर्मी के कर्नल का, जनरल का होता, तो हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग होते। सीरियस क्वेश्चन है। अजय जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कोई काम किया होता अपने जीवन में तो फोटो घर घर लगता उनका भी। वो क्या काम कर रहे थे? जिस आत्मनिर्भर भारत और जिस भारत की तकनीक विकसित हो रही थी, उसके चीन के ड्रोन को लेकर बंद कमरे में बैठे थे कि इस ड्रोन को लुटियन में नहीं उड़ा सकते। पता नहीं लुटियन में उड़ा के कहां जाना था राहुल गांधी जी को। आपको आज देश की आर्थिक व्यवस्था और इसकी बढ़ती महाशक्ति को सलाम करना चाहिए था, और उस व्यक्ति को सलाम करना चाहिए था जिसके नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था पे खड़ा हुआ है और आत्मनिर्भर भारत बनने के क्रम में आगे बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपको दो टूक कहना था कि मैं उस प्रधानमंत्री के उस ऑपरेशन के साथ हूं, उस ऑपरेशन का सम्मान करता हूं, उनके निर्णय का सम्मान करता हूं जो उन्होंने ये निर्णय लिया। इस पर आक्षेप नहीं कांग्रेस को करना चाहिए था। अगर कांग्रेस ने आक्षेप की राजनीति को शुरू किया है तो फिर कांग्रेस का इतिहास खंगाला जाएगा और फिर कांग्रेस को बेनकाब किया जाएगा। मैं चाहता नहीं था कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो 26 मई को आज ही के दिन शपथ लिए थे, उस दिन को ऐसी दो टूक बात आपके बारे में, विपक्ष के बारे में कहूं, क्योंकि मैं उस प्रधानमंत्री को उस बयान को याद करता हूं जहां उन्होंने विपक्ष को कहा आओ सब मिलकर भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन आपने उस भारत के निर्माण में कभी कोई साथ नहीं दिया, इसकी कसक प्रधानमंत्री जी को रही होगी। उन्होंने कहा नहीं आज अपने संबोधन में, लेकिन देश इस बात को समझता है। आप एक बात समझिए, जो भारत तरह तरह की उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। उस पॉइंट पे ही आ रहा था कि चुनाव, जब 2019 का चुनाव लोकसभा का लड़ा जा रहा था और कुछ दिन पहले पुलवामा की घटना हो गई थी, उस समय तो ऐसे ऐसे लोग कह रहे थे कि लगता था कि सरकार ने पुलवामा करवा दिया है। और जब पाकिस्तान की सदन में उसके मंत्री नेता ने कहा, और अभी तो आर्मी की ब्रीफिंग में भी आया कि पुलवामा उसका कारनामा था, तो वो लोग कहां गए जो कह रहे थे? उसमें एक सतपाल मलिक साहब भी थे जिसका इंटरव्यू कर रहे थे राहुल गांधी जी। तो चुल्लू भर पानी मिले तो कहीं डूब मरिए, क्योंकि ये दिन आपका उसी के लिए है। आप एक आप तो भाजपा की शेल कंपनी को वोट कर रहे हैं, आपको किसी का योगदान नहीं दिखेगा। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा ये ठीक नहीं है ना। आप बोले तो कितना अच्छा मैं सुन रहा था। इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको ना। मिर्ची में लगाता हूं, थोड़ा सा सरकार का, और कुछ शांत रहिए। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तहत ही अगर कूटनीतिक रूप में दुनिया के तमाम देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे इस बात को समझाने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कि भारत का मॉरल स्टैंड इस चीज पर उससे बहुत हाई है, और भारत न्यूक्लियर पावर होते हुए भी कभी ऐसा उसने नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर फर्स्ट यूज करेंगे। यह भारत की सामरिक शक्ति है। अंजना जी, आज दिन है प्रधानमंत्री महोदय को बधाई देने का। मैं उनको बधाई देता हूं कि आने वाले 20 जो भी वर्ष हैं उनके साथ, जो अभी तो चुनाव है नहीं,
और बिहार का चुनाव है। तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या मिलना है आरजेडी से मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के घर घर में आज वट सावित्री है, मिथिलांचल का एक महान पर्व है, सिंदूर का पर्व होता है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मैसेज भारत की हर गलियों में है और बिहार आपको इसका जवाब देगा। आखिरी लाइन में प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश आपके नेतृत्व में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बढ़कर 5 को क्रॉस करने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत बधाई। चलिए, इससे पहले कि सुधांशु जी के पास हम जाएं, अनुराग भदौरिया जी को दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री तीनों अलग अलग जगहों पर गए। अगर वो आदमपुर एयरबेस गए जहां जहां पर पाकिस्तान झूठ फैला रहा था, उसके बाद वो नाल एयरफोर्स स्टेशन गए, भुज गुजरात जहां पर लगातार खबरें आ रही थी ड्रोन और मिसाइल भेजने की, जो कि सबकी सब नाकाम हुई। लेकिन पहलगांव के बाद जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं, फोन अभी बंद रखिए मिस्टर वर्मा। पहलगांव के बाद प्रधानमंत्री के दौरे हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। 24 अप्रैल को मधुबनी गए, फिर तिरुवनंतपुरम गए, अमरावती गए। दिखाइए जरा, हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली हुई है। हाँ, ये दिखाइए। 13 मई को 22 मई को नाल एयरफोर्स गए, 26 को भुज गुजरात गए, उसके बाद पीएम के दौरे 24 अप्रैल मधुबनी गए, 2 मई को उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे तिरुवनंतपुरम, जहां पर उन्होंने अलग अलग जो सौगातें दी है वो भी बता रहे हैं। फिर अमरावती गए 2 मई को, 22 मई को बीकानेर और उसके बाद से 26 मई को दाहोद। थोड़ा जल्दी चला दीजिए तो साथ में लोग हमारे सुन भी पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन अनुराग भदौरिया जी के लिए खास ये जरा सुनाइएगा। तो वहां पर थरूर साहब क्या कह रहे हैं और वहां पर ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? ये भी तो विरोधी पार्टियों के ही है ना अनुराग जी, पहले सुन लीजिए। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। हम अपनी सरकार की बात रखें, उनको बताए कि देखिए इनस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है। और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा और उन्होंने भी सुना है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे अनुराग जी, लेकिन इस वक्त पर क्या सबको ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया है उस पर खुलकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? देखिए कितनी अच्छी बात हुई। अभी आपने विपक्ष के 2 नेताओं की बाइट को सुनाया। वो राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी में आप लगा देते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान लगा देते, रामचंद्र जाखड़ जी का लगा देते नीचे से, जो कह रहे थे कि जो हमारी बहन विधवा हुई थी उस समय 26 जिस दिन वो पहलगांव हमला हुआ, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, लगा देते। उनके एक और बाइट लगा देते, विजय शाह की भी लगा देते, जो कह रहे थे सुप्रिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन बता रहे थे, लगा देते उनका भी। एक डिप्टी सीएम बिहार का भी लगा देते, एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का भी लगा देते बयान। ये फर्क है विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं में। विपक्ष के जो नेता है वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें जो हमारे सैनिक है, जो देश की सेना है, उसके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। ये हम लोग हैं जो शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो सेना है उसके सब पूरे देश को गर्व है। अरे इसको चुप कराइए, ऐसे डिबेट कैसे होगी? ऐसे डिबेट कैसे होगी अंजना जी? आप तो आप ऐसे कैसे डिबेट होगी? इसको चुप कराइए। किसको बुला लिया आपने कि आप थोड़ा इसके बीच में तो बोला नहीं था। रॉबर्ट वडेरा का बयान सबसे बढ़िया आपको लगा होगा। अरे चुप हो जाइए प्रभु, किसी पार्टी में चले जाइए। चापलूसी करने से अच्छा है कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्रभु, आप बोलिए मुझे बोलने दीजिए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा आपका। क्यों किसी के बीच में बोलते हो, मुंह खुलवाते हो? ये तो इसका मेडल तो आपको मिलना चाहिए। देखिए सवाल यह है कि विपक्ष के नेता, अरे भाई
बोलिए बोलिए मैं तो बोलिए आपके बोलिए। बीच में नहीं बोला था, प्रभु थोड़ा सम्मान कर भदौरिया लीजिए। जी, बोलिए। बीजेपी में अभी गए नहीं है, उसके पहले ही आपके संस्कार और संस्कृति खत्म हो गए। अभी बीजेपी में जाने के बाद तो गरियाने लगोगे, जो बीजेपी की भाषा है वो आप बोलने लगोगे अभी। तो मैं ये कह रहा था भदौरिया कि जी, भारतीय जवाब जनता दीजिए। पार्टी के नेताओं की भाषा सुन लीजिए और जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात सुन लीजिए। विपक्ष का नेता क्या कह रहा है कि हम पूरे विश्व में जाएंगे, समझाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक का माहौल हिंदुस्तान में फैलाता है, वो आतंकवादी देश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता की भाषा देखिए, जब हमारे यहां पे जाने के पहले कह रहे थे कि देश में आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, यही तो कहते थे बीजेपी के सांसद जी, और जब देश में रहते हैं तब वो